हेलो बच्चा लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फाइनल रिवीजन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 हो गया अपना रिवीजन करते करते। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट 7 लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करे होंगे। जिसने नहीं करे प्लीज कर लो यार, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ, 50+ आराम से मैं क्वेश्चंस कवर कर चुका हूँ और सारे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस थे। सारे के सारे आपके बोर्ड में आए हुए थे, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में थे या मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, जिनके आने के अब चांसेस हैं। तो हम आगे बात करते हैं लेक्चर नंबर 8। देखो, आज सबसे पहले एक टॉपिक समझा देता हूँ। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका यूज होगा आगे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि इसके बिना, इसको समझे बिना आपके क्वेश्चंस थोड़े से होंगे नहीं। और बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो सीधे बोर्ड के मैं जैसे करवा रहा हूँ, लास्ट 6 ईयर्स में जो भी कुछ आया हुआ सारा मैं करवा चुका हूँ। अब तक जितने भी टॉपिक्स में, उनमें से जितना भी आया था सारा कवर कर चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं। देखो, यहाँ ना तो कंसेप्ट है, कैपेसिटर की ही बात हो रही है। कैपेसिटर वगैरह मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। यहाँ ना दो चीजें कहता है, वो ये है कि एक तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए, कि आपने कैपेसिटर लगा रखा था पहले, बैटरी मतलब कैपेसिटर को अच्छे से चार्ज कर दिया, फिर बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट, ठीक है। और एक केस में आपने कैपेसिटर से, कैपेसिटर की बात हो रही है, कैपेसिटर से बैटरी को क्या रखा, कनेक्टेड रखा। अब जब ये काम करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं या बैटरी को कनेक्टेड ही रहने देते हैं, तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स किस किस चीज से चेंज हो जाते हैं। और ये चीज यहाँ पे क्या आती है, उसमें ये भी बोलता है कि बैटरी को डिस्कनेक्ट भी कर रहे हो आप लोग और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कापा है। याद रखना, दो काम हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट भी करेंगे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। सेम यहाँ पे होगा, कनेक्टेड ही रहेगी बैटरी आपके कैपेसिटर से, बट डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो इंट्रोड्यूस होगी दोनों केसेस में ही। अब इफेक्ट कैसे कैसे पड़ता है वो समझते हैं। वो कहता है Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट कॉन्स्टेंट रहता है। जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रहे हो तो उसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी होगी। उसका चार्ज क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। जब आपने बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट, फुली चार्ज हो गया वो। अब तो इंट्रोड्यूस करने से जो भी आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस है, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है इसकी पोटेंशियल की। पोटेंशियल कहता है वो किस अमाउंट से कम हो जाएगा, सीधा सीधा कहता है पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कैपेसिटर पे आऊंगा, ठीक है। ऐसी अगर पोटेंशियल कम हो रहा है, हमें पता पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, E इज इक्वल्स टू V/D। अगर ये आपका कम हो रहा है किसी फैक्टर से, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, सेम फैक्टर से आपका कम होगा, ठीक है, क्योंकि इनका रिलेशन सीधा सीधा बन रहा है। तो ये भी उस फैक्टर से कम हो गया। बात आती है कैपेसिटर की। अब कैपेसिटेंस वो कहता है के अमाउंट से, कापा अमाउंट से बढ़ जाएगा। सपोज करो पहले कोई C0 था, 10 था, और अब मल्टीप्लाई बाय कापा हो जाएगा। जो भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब आई है उसकी वजह से क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। अभी मैं समझाता हूं ये आया कैसे। चलो अभी फटाफट से यही बता देता हूं कि ये कैसे आया। ये जैसे समझ आ जाएगा फिर ये आ जाएगा और ये भी बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं, ये आया कैसे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, चार्ज कांस्टेंट क्यों है। चार्ज जब बढ़ता है या चेंज होता है जब कोई पोटेंशियल का सोर्स लगाओ। पोटेंशियल का सोर्स का क्या काम है, चार्ज को फ्लो करवाना, राइट। चार्ज फ्लो होगा तो ही तो कैपेसिटर में चार्ज बढ़ेगा। तो यहां पे चार्ज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी को हम हटा चुके हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये कैसे डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है कि आपका जो C है वो K, जो कि कापा C0 बन गया, वो कैसे बना है। देखो रिलेशन आया कैसे, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाय कापा। ये रिलेशन हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है, राइट, ध्यान से सुनना। और एक रिलेशन C0 सीधा लिख रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बच्चों मैंने C0 क्यों लिखा, वैसे किसका रिलेशन है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। C0 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज हमें पता है दो पैरेलल, जो दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। In case of simple parallel plate capacitor, we have free space between them, right? Free space in between them. तो free space के लिए मैंने क्या लगा दिया, C0, ठीक है। अब हमारा जो ये केस है, ये जब लगता है जब आपका जो डाइलेक्ट्रिक है ना, जो आपने कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रख दिया, वो डाइलेक्ट्रिक इन प्लेट्स को पूरा का पूरा फिल कर रहा है, पूरा का पूरा अच्छे से भर देगा। मतलब अगर ये डिस्टेंस दी है, इस पूरे ही रीजन में, इस पूरे रीजन में ही आपका क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया। क्या आ गया इस रीजन में आपका, डाइलेक्ट्रिक पूरे के पूरे फिल कर दिया। हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, जो डाइलेक्ट्रिक आया था वो एक पर्टिकुलर थिकनेस ले रहा था। सपोज करो इतनी थिकनेस वो ले रहा था T, उसके लिए तो ये डेरिवेशन बन गई थी हमारी। डाइलेक्ट्रिक है तो कंसेप्ट करना है, उसी से करेंगे।
बस आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, मैंने क्या कहा, ये केसेस जब होते हैं सारे के सारे डिस्कनेक्ट कनेक्ट वाले जब आएंगे, जब आपके वैसे दूसरे में भी आएंगे तो भी आप समझ जाओगे, अभी आपको समझने के लिए ये केस है, ये जनरल फॉर्मूला, इसी के अंदर चेंजेस करने होते हैं, जो कि मैंने d/2 वाला केस भी करवाया था जिसमें थिकनेस d/2 आ गई थी। अब ये समझ आता है मेरे को कि हाँ यार ये d है और इतनी ही थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक भी आ गया, तो बेसिकली आई कैन से कि हमने t को रिप्लेस कर देना है d से। थिकनेस कितनी हो गई है, पूरा का पूरा फिल कर दिया, मतलब पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में सब में डाइलेक्ट्रिक आ चुका है। पुट करना जरा, यहाँ पे क्या बनेगा, C इज इक्वल टू, मैं पूरा इसकी ओरिजिन ही बता रहा हूँ ये आया कैसे है, d माइनस डी, बच्चों ये तो जीरो ही नहीं हो जाएगा, d माइनस डी जीरो हो जाएगा, मैं लिख ही नहीं रहा उसे, t इंटू कापा आ गया, देख रहे हो ये चीज। अब इसे क्या लिख सकते हो, ये रहा ऊपर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय, आप d लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे d लिख लो d लिख लो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि d और t तो अब इक्वल हो ही चुके हैं। तो क्या बन गया, इनटू ये पूरा का पूरा किसको रिप्लेस करेगा, C नॉट को, तो आगे कापा C नॉट, ये बच्चों यहां से रिलेशन आता है, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा फिल कर देगा उन दोनों के बीच के प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को। अब उसके बाद अगर हम बात करें, हमें पता है, अब मैं V नॉट पे आता हूँ, ये भी बताता हूँ, चार्ज का समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये V नॉट का क्या फर्क है, बहुत सिंपल है यार, जो हमारा C है वो है Q/V, C इज इक्वल्स टू Q/V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का क्या मतलब हुआ, अगर इसकी वैल्यू C नॉट कापा C नॉट है तो बच्चों यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन कापा C नॉट, तो Q/C नॉट है, उसे आप क्या लिख सकते हो, V नॉट अपॉन कापा, तो यही रिलेशन बन रहा है, Q/C नॉट को क्या लिख दिया, V नॉट, ठीक है, ये आ गया आपका एक रिलेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं समझा ही चुका हूं, अगर ये डिवाइड हो रहा है आपका तो वो भी क्या होगा, डिवाइड ही होगा, डायरेक्ट रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। एनर्जी की बात करते हैं बच्चों, ये कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, एनर्जी का कंसेप्ट में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ना एनर्जी क्या फॉर्मुलेस तीन है हमारे पास। अब तीन फॉर्मुलेस कौन कौन से हैं, एक तो है U इज इक्वल्स टू हाफ CV², U इज इक्वल्स टू Q²/2C और U इज इक्वल्स टू हाफ QV। अब बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं मोर देन 90% बच्चों को ये नहीं पता कौन सा कहां पे लगाना है, यही चीज समझानी है मुझे आपको। फॉर्मूले सबको पता है लेकिन उल्टा सीधा लगा के आते हैं और बच्चे फिर टीचर्स वगैरह से आर्गुमेंट करते हैं, सर फॉर्मूला तो हमारा ठीक है, आपने नंबर क्यों नहीं दिया। बच्चों आपने फॉर्मूला लगाया ठीक है, लेकिन वो उस क्वेश्चन में लगना नहीं था, क्योंकि आप कुछ चीजों को मिस करते हो, वो चीजें बताऊंगा कैसे आपको पता लगेगी कि किस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तीन याद रहेंगे। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं U इक्वल्स टू U नॉट बाय K आ रहा है, ठीक है। U नॉट के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, U नॉट मतलब कि एनर्जी इस केस में होगी, बीच में फ्री स्पेस ही है, ठीक है। अब कौन सा लगेगा ये बात करते हैं। कांस्टेंट क्या है, हमें देखना होता है कांस्टेंट क्या है, सिर्फ आपको देखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, चार्ज। तो आप चार्ज वाला फॉर्मूला उठाओ, किसके साथ, कैपेसिटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर। तो एनर्जी का वो फॉर्मूला उठाओ जिसमें आपका चार्ज है और कैपेसिटर है। कैपेसिटर तो आएगा ही आएगा क्योंकि बड़ी कैपेसिटर रहे हैं, और उसके साथ हमें क्या ढूंढना है, कांस्टेंट क्या था, क्या कांस्टेंट था, चार्ज। कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। तो इस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखना ध्यान से, आई एम सेइंग U नॉट इज इक्वल्स टू Q²/2C नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, Q इज इक्वल्स टू तो Q नॉट है। अब जब आपकी स्लैब इंट्रोड्यूस हो गई तो U इज इक्वल्स टू Q²/2C होना चाहिए, C नॉट तो नहीं होगा, C होना चाहिए, लेकिन C इज इक्वल्स टू KC नॉट है, ये तो हमने अभी प्रूव कर लिया। C इज इक्वल्स टू क्या है, KC नॉट। तो यहां पे पुट करें जरा, Q²/2KC नॉट। बच्चों अब ये ऐसे इसे बाहर निकाल देता हूं मैं, ये 2C नॉट एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया कापा का, आना ही है, कापा C नॉट है, ठीक है। ये फैक्टर क्या है, ये खुद क्या है, U नॉट नहीं है, तो क्या आ गया U नॉट बाय कापा। यही चीज तो समझानी थी मैंने आप लोगों को, ये क्यों आया, ये रिलेशन क्यों लगा, क्योंकि Q कांस्टेंट था। कांस्टेंट ढूंढना है आप लोगों को, समझ गए ये चीज, आ गया होगा समझ कि ये आया कैसे। ये रिलेशंस थे आपके जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है। अब बैटरी को कनेक्ट करते हैं, Q इज इक्वल्स टू कापा C नॉट, सॉरी कापा Q नॉट। इसमें ये बैटरी कनेक्ट होती है तो चार्ज बढ़ता रहता है, कितने अमाउंट से बढ़ेगा, जितना ये आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है। उसके बाद V इज इक्वल्स टू V नॉट, बैटरी का पोटेंशियल में तो कोई चेंज नहीं होगा, सोर्स कनेक्टेड है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप
रेगुलर पावर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो पावर सप्लाई पीछे से आ रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पावर सप्लाई चेंज नहीं हो रही, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। कैपेसिटेंस अगेन इंक्रीज होगा क्योंकि कैपेसिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बैटरी हटाओ ना हटाओ, डाइलेक्ट्रिक आ गया तो उसने उसकी वैल्यू बढ़ानी ही बढ़ानी है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इसका फॉर्मूला है ना कैपेसिटर का, ये रहा, इसमें कहीं भी पोटेंशियल का कोई रोल नहीं है, चार्ज का कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई रोल नहीं है। दैट्स वाई इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग सोचोगे ना कि यार चार्ज में चेंज हो रहा है, किसी केस में पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, फिर भी कैपेसिटर पे क्यों नहीं चेंज हो रहा है। बच्चों कैपेसिटर का एक्सप्रेशन ये है और उसमें कहीं भी क्यू नहीं है, आपका वी नहीं है इसके अंदर और ई भी नहीं है। जब नहीं है तो यार उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, बात ही खत्म होगी ना। अब आगे बात करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, इसकी बात मैंने बताई थी। अब फिर वही बात आप लोगों के दिमाग में आएगा, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो बच्चों ने जिस बच्चे ने मेरी बात ढंग से सुनी होगी वो इसके अंदर कंसेप्ट लगा के निकाल देगा। पॉज करके ट्राई करो, ये ऐसा क्यों आया, कौन सा कंसेप्ट बोला मैंने, ट्राई नहीं करा होगा ना। नलायक बच्चों बहुत ज्यादा ना, मतलब काम चोरी करवा लो, बस करा दो हमारे को। कौन पॉज करे, कौन पेन उठाए बीच में, आलसी लोगों बैठे हुए कंबल में आराम से कोई बात नहीं। देखो होगा क्या, U इज इक्वल्स टू कापा U नॉट, ठीक है। मैं कहता हूँ ये क्या कंसेप्ट लगेगा, कैपेसिटर तो इंट्रोड्यूस करना ही है। कांस्टेंट कौन सी चीज है आपकी, V। इस बार कांस्टेंट क्या आपकी, V कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, जिसके अंदर कैपेसिटेंस इंक्लूडेड हो और पोटेंशियल कांस्टेंट है। लगा दो यार, क्या दिक्कत है। कहां पे करूं, एक तो ये ना फ्लो में कराते कराते कहीं भी खच मार देता हूं मैं। अब यहीं पे कर दूं, U नॉट इज इक्वल टू, इस बार क्या होगा, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन U इज इक्वल टू होगा हाफ C V स्क्वायर। अब जरा आप इनकी वैल्यूज वगैरह पुट करना, जरा देखना आप क्या होगा। हाफ CV स्क्वायर, बच्चों C की जगह क्या पुट करना पड़ेगा हमारे को, कापा C नॉट कर देते हैं, कापा C नॉट कर दिया। और V स्क्वायर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, V नॉट का स्क्वायर कर दिया। कापा को अगर मैं बाहर करूं, हाफ कापा ऐसे कर देते हैं बाहर, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। बच्चों हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर किसके इक्वल है, U नॉट के इक्वल। तो क्या आ गया, U इज इक्वल्स टू U नॉट इंटू कापा। समझ आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ। आई थिंक दिमाग खुल गया होगा अब आप लोगों का। तो ये सारे के सारे आप लोगों के कंसेप्ट्स थे, जिसके अंदर बैटरी कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, कौन सा वेक्टर कितने अमाउंट से कैसे चेंज हो रहा है, क्या रीजनिंग है, मैंने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन इसके अंदर कर दिया है। अब इनका यूज न्यूमेरिकल्स में कैसे करेंगे वो देखते हैं। इतना आप लोग नोट करो, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इसी चीज का वेट हो रहा होगा आप लोगों को कि क्वेश्चंस कब आएंगे। कंसेप्ट हो गया, अब बढ़िया से क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2015 से स्टार्ट करता हूँ, 20 तक लेके जाता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए अमिताभ बच्चन वाली फीलिंग आ जाती है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो गंदा जोक था, सॉरी। 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज आप लोगों का 3 सर्किट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ स्विच एस। फटाफट से मैं सर्किट बना देता हूं कि आपके 3 सर्किट हैं। जितने मैं सर्किट बना रहा हूं वीडियो को आगे कर लो, स्किप कर लो, और जब मेरे तीनों सर्किट बन जाए वहां पहुंच जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। तो बच्चों ये सर्किट आप लोगों के बन गए हैं तीनों के तीनों। क्वेश्चन क्या पूछता है वो मैं सीधा मुद्दे पे पहुंचता हूँ इसके। इनिशियली इन लोगों को कैपेसिटर्स को चार्ज कर दिया दोनों को,
अब वो कहता है आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज, स्विच को कर दिया क्लोज, तो कहता है इन विच सर्किट विल द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर इंक्रीज डिक्रीज एंड रिमेन सेम। आधे बच्चों के तो ऊपर से चला जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन जब मैं करवा दूंगा तब आप ऐसे क्वेश्चन फोड़ोगे, बड़े प्यार से उड़ा दोगे। आप देखो कैसे, वो बेसिकली ये पूछ रहा है कि स्विच को तो पहले क्लोज कर दिया, तीनों स्विच को क्या किया, क्लोज। एक चीज समझते हैं, जब तीनों स्विच क्लोज होंगे आपके ऐसे इस तरीके से क्लोज होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं आपके दोनों कैपेसिटर सीरीज में आ जाएंगे। कह सकते हो कनेक्ट हो ही रहे हैं, वो दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। पैरेलल मत सोचना, क्योंकि बीच में और कोई नेटवर्क नहीं बनेगा, समझ रहे हो। इसको क्लोज करूंगा, दोनों किस में हो जाते हैं, सीरीज में हो जाते हैं। सीरीज का कैसे पता लगेगा, सपोज करो यहां से कोई चार्ज फ्लो किया, मैंने इसे कर दिया क्लोज, अगर मैंने इसे कर दिया क्लोज ऐसे, तो चार्ज फ्लो करेगा, यहां पे भी सेम चार्ज जाएगा और यहां पे भी सेम चार्ज जाएगा। समझ रहे हो ये चीज, जितना यहां से निकला उतना ही वहां पे जाएगा। इस केस में जब आपका क्लोज करेंगे तब की बात कर रहा है वो। अब देखते हैं आगे क्या बात करेगा वो। और यहाँ पे भी कुछ चार्ज था, चलो हो गया, इतना हो गया, इतना समझ आता है हमारे को कि उस सीरीज में हो जाएंगे। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है, फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आगे कि सीरीज पैरेलल वाले की अभी कोई फिलहाल नीड नहीं है। बात यहाँ पे ये आती है, वो ये कहता है कि आपका लेफ्ट हैंड कैपेसिटर जो है तीनों केसेस में, ये वाला ये वाला ये वाला, लेफ्ट वाला कैपेसिटर में बताओ कौन से केस में आपकी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, चार्ज की, उसके अक्रॉस चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी, कौन से केस में चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी, कौन से केस में चार्ज सेम रहेगा। क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है बच्चों ये। अब बताता हूं कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, जो आपका चार्ज है वो हमेशा चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इतना समझ आता है हम लोगों को, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू डू दिस, इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, we must know which of these capacitors have higher potential and which of these have lower potential, right? So first of all, let us find out potential across each of the capacitor. First of all, let's talk about this first circuit. Capacitance is V is equals to VL ले रहा हूँ left capacitor, VL is equals to Q by C, 6Q by 2C। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। Similarly VR first circuit, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3Q by C। बच्चों इसकी वैल्यू तो 3 आ रही है, 3 लिख रहा हूं अभी मैं इस तरीके से कि आप लोगों को समझ आया। Q by C को अभी इग्नोर मारो, हमारे को जो लेना देना है वो VL और VR की वैल्यू से है, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इनका रेशियो निकालो, आंसर यही आने वाला, 1:1 आने वाला है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और मैंने कहा यार चार्ज फ्लो करता हाइयर से लोअर, जब हाई लो है ही नहीं, समझ रहे हो, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो चार्ज क्या रहेगा, सेम। तो जो आपका थर्ड पार्ट का आंसर है, थर्ड पार्ट का आंसर है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे, सर्किट 1, जो आपका सर्किट नंबर ए है, उसमें आपका जो चार्ज है वो लेफ्ट कैपेसिटर पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज फ्लो कैसे करेगा, चार्ज जब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब ऐसी सेकंड सर्किट की बात करते हैं, देखो फिर से पोटेंशियल निकाल देते हैं। VL कितना है, 6Q by C, ठीक है। और यहां से VR की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3Q। ये बच्चों इसका वाला है, ये 3Q इसके वाले का ही है, इसका राइट साइड वाले का, 3Q by C। यहां कुछ चेंज हो रहा है, यहां पे 6 आ रहा है, यहां पे कितना आ रहा है, 3। मैं Q by C से Q by C उड़ा रहा हूं, बेसिकली मैं इनका रेशियो निकाल रहा हूं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो, लो यार VL upon VR, तो Q by C से उड़ जाएगा, ये आ गया। ये क्या सजेस्ट करता है कि VL का पोटेंशियल ज्यादा है, ऑब्वियसली ट्वाइस दिखा रहा है वो, VL का पोटेंशियल तो ज्यादा हो गया, समझ रहे हो, मतलब लेफ्ट वाले का पोटेंशियल ज्यादा है। और हमें पता है चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर से लोअर, मतलब इससे चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा, इससे चार्ज निकलेगा तो मतलब इसका चार्ज क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या आंसर आएगा इसका, सेकेंड पार्ट वाले का, जो डिक्रीज वाले का, उसमें क्या लिखोगे, जो बी वाला सर्किट है उसमें आपका चार्ज क्या होगा, डिक्रीज, बिकॉज left hand capacitor has higher potential, therefore charge will flow from this left side capacitor to the right side capacitor, ठीक है, right hand capacitor, जो मर्जी समझो। अब लास्ट वाले पे आ जाते हैं। अब सेम हो गया, डिक्रीज हो गया, बचा कौन सा, इंक्रीज वाला, यही है। अब मैं आप लोगों को या तो डायरेक्ट ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी वाला जो है आपका वो इंक्रीज के लिए है, अदरवाइज प्रूव करके भी देख लेते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे ही करना पड़ेगा,
ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ VL अपॉन VR इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1:1। ठीक है, तो उस केस में आप सेम बता दो, और इस केस में ऐसे इस तरीके से आप बता सकते हो, ये सेम है, ये डिक्रीज है, और ये इंक्रीज वाला केस। इंक्रीज वाला केस कैसे होगा, लेट अस फाइंड आउट VL। और यार अगर आप लोगों को किसी को मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज लगती है, जो कि है आई नो, तो आप लोग थोड़ा ना 1x की बजाय 0.75x पे देख लिया करो, जिसको लगता है बहुत तेज हो रहा है, जिसको लगता है स्पीड ठीक है या कम है, अपने आप बढ़ा लो, आप लोगों को पता है, स्मार्ट हो आप लोग। अब इसके बाद 6q अपॉन 3c, वही निकाला मैंने, कितना आएगा यहाँ से 2q अपॉन c। ऐसे VR निकाल दो बच्चों, ये कितना आ गया 3q/c। तो VL अपॉन VR अगर आप देखोगे यहाँ पे सॉल्व करोगे, 2q सीधा लिख दो, 2/3 q/c से q/3 उड़ जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे VR, सॉरी क्लियरली एक चीज नजर आ रही है, अगर VL 2 है VR कितना 3 है, मतलब VR का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ज्यादा से कम वाले पे जाएगा, मतलब चार्ज यहां से निकल के यहां जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्वेश्चन था आपका 2015 का, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं हूं रम साइड, ले लो स्क्रीनशॉट, पॉज करके नोट कर लो। मैं कर रहा हूँ आप रफ, बीच का मोमेंट आया था ना पॉज करके करने का, तो उस टाइम पॉज करके कर लिया करो। आगे बढ़ा रहा हूँ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आप लोगों के बोर्ड के क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले मैं CBSE प्रीवियस ईयर ही उठाऊंगा, और हर बार ऐसे चलता रहेगा, और सारी यूनिट्स ऐसे ही करेंगे हम लोग। पढ़ाई बढ़िया से करते रहो यार। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें पता क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके, आपके सामने आ गया वो क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंसेस इन द रेशियो 1:2। चलो समझते हैं यहां तक स्टेटमेंट। वो कह रहा है दो कैपेसिटर्स हैं, ये आया हुआ आपका क्वेश्चन 2016, बच्चों 2016 है, CBSE लिख लेना आप लोग। अब ये 2016 का क्वेश्चन है CBSE का। वो कहता है आपके दो कैपेसिटर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं जो वो कह रहा है, एक C1 कैपेसिटर है, एक C2 है। C1:2 है 1:2, ठीक है, क्योंकि उसने ये चीज क्लियरली मेंशन कर दी है। तो यहां से काम करो, C2 की वैल्यू निकालने 2C1, एक काम इतना कर सकते हैं। अब वो ये कहता है इस कॉम्बिनेशन को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है, दो आंसर आएंगे अलग अलग, सीरीज का एक आंसर आ जाएगा कैपेसिटेंस का, एक पैरेलल का आ जाएगा। अभी निकाल देते हैं। पूछता क्या है वो ये कहता है आपको ये बताना है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस बताना है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल ऑफ सीरीज एंड पोटेंशियल ऑफ पैरेलल का रेशियो निकालना है। और वो रेशियो क्या करवा रहा है, सो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन टू केसेस बिकम सेम, ठीक है। रेशियो क्या होगा कि आपकी जो एनर्जीज है दोनों केसेस में रहे सेम। तो बेसिकली आप क्या यूज करोगे, एनर्जी को इक्वल करोगे, किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वल। कैसे, मैं कह रहा हूं US इज इक्वल्स टू सीरीज और पैरेलल UP, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ CS V², और यहां क्या लग जाएगा, हाफ V² भी नहीं, यहां क्या लगेगा VS², और यहां लगेगा हाफ CP VP²। समझ आता है इतना, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया क्योंकि हमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का चार्ज का कोई डिस्कशन नहीं है, तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे भी नहीं। ये इक्वल करके हमें क्या निकालना है, VS/VP या VP/VS, ठीक है, ये चीज आप लोगों को निकालनी होगी, ठीक है। वैसे पैरेलल बाय सीरीज पूछ रखा है, हम VP/VS ही निकाल देंगे, ठीक है। अब VP/VS निकालने के लिए वी मस्ट नो CP/CS। CP क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। CP इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पैरेलल में क्या होता है C1 + C2। C1 कितना है आपका, C1 ही है, C2 कितना है 2C1, तो CP कितना आ गया 3C1, सिंपली ऐड होता है पैरेलल में। सीरीज में क्या करोगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 + 1/2C1, राइट। करते रहो सॉल्व, इसे थोड़ा सा मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूं यार। 2 + 1, सो फाइनली आंसर इज 2C1/3। CS की वैल्यू आ गई, CP की वैल्यू आ गई, यहाँ पे उठा के पुट कर दो, आ गया आंसर। हाफ से हाफ उड़ा दो, CS की वैल्यू इज 2C1/3 इंटू VS², हाफ से हाफ उड़ा देना, लोड आ गया। CP की वैल्यू इज 3C1 एंड VP²। वी हैव टू फाइंड आउट VP/VS। तो क्या करोगे, इस टर्म को उधर भेजो, C1 से C1 भी उड़ाओ,
ये कितना आएगा 2/9 VP बाय स्क्वायर। फिर यहाँ पे रूट कर देना, कितना आंसर आ जाएगा √2/3। जो भी रेशो होगा क्या आ जाएगा √2/3। छोटी मोटी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो तो देख लेना एक बार, बाकी आंसर आपका यही आने वाला है। ठीक है, तो VP अपॉन VS, बाकी होनी नहीं चाहिए कैलकुलेशन मिस्टेक, हो तो देख लेना, √2/3। तो ये रेशो होगा तो आपकी एनर्जीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये क्वेश्चन था आपका 2016 का। आई थिंक आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोलता है, वो आपके सामने है 2016 का। ये बच्चों ये एक्चुअली 2016 में ये ऐसे 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मैं आपको PDF वगैरह सेंड कर दूंगा, लेते रह करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो बच्चों। और वैसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो। इंस्टा पे मैसेज करोगे आप लोग, 100% रिप्लाई करूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कर सकते हो आप लोग। अब उसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, वो कहता है 2 मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस R and 2r, ठीक है, आर चार्ज सो दैट बोथ ऑफ दीज हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके फाइन, देख लेते हैं। एक स्फीयर है आपका जिसका रेडियस है r, एक और स्फीयर है जिसका रेडियस है आपका 2r। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। उसके बाद ये बोलता है इसके अंदर, इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों को कनेक्ट कर दिया, कर देते दोनों को कनेक्ट इसी वायर के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट कर दिया, फाइन। अब वो सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछता है, इन विच डायरेक्शन विल द चार्ज फ्लो एंड व्हाई। देखो हमें पता है चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक बड़ी सी लाइन लिखी थी, समझ आ गया। सो ये कंसेप्ट लगाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा, ये देखना होगा इन दोनों में से पोटेंशियल किसका ज्यादा है। ठीक है, और वाई का रीजन तो आप सीधा सीधा लिखोगे, वी नो दैट चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बस हमें ये देखना है कि किसका पोटेंशियल हायर और किसका पोटेंशियल लोअर है, बस देखते हैं। वो कहता है सिग्मा इक्वल है, हमें पता है सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी है ना, तो क्या करोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया फर्स्ट स्फीयर के लिए, ये किसके इक्वल होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया सेकंड स्फीयर के लिए, क्योंकि सिग्मा तो सेम है तो दोनों का सिग्मा मैंने इक्वल रख दिया। चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, दीस टर्म्स आर इक्वल। Q1 अपॉन बच्चों स्फीयर का एरिया 4πr², 1 की भी जरूरत नहीं है। Q2 अपॉन 4π2r², राइट, फाइन। 4π से 4π उड़ा दो, Q1 अपॉन Q2 कितना आएगा, r² अपॉन 4r²। तो बेसिकली Q1 अपॉन Q2 इज दिस 1/4। अब स्फीयर के लिए, सिंपल स्फीयर के लिए जो आपकी पोटेंशियल की वैल्यू है, मैं रेशो पोटेंशियल का निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इट इज, अगर आप स्मॉलर स्फीयर की बात कर रहे हो जो V1 है, ये फर्स्ट स्फीयर है, ये आपका सेकेंड स्फीयर है। ठीक है बच्चों, तो V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला इज डायरेक्ट KQ/R, KQ/R। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, KQ/2R हो जाएगा। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है। अब आप क्या करो, रेशियो निकाल दो, क्योंकि हमें क्या करना है, V1 अपॉन V2 निकाल देंगे ना, उससे पता लग जाएगा, क्योंकि हमें Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू पता है। क्या करें, V1 अपॉन V2 निकालते हैं, KQ1 अपॉन R इसी, और इसके डिवीजन में क्या है, KQ2 अपॉन 2R, KQ2 अपॉन 2R। बच्चों K से K कैंसिल, R से R कैंसिल, बचेगा क्या, मैं लिख देता हूं 2Q1 अपॉन Q2। ये वाला जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 2Q1 अपॉन Q2। Q1 अपॉन Q2 क्या है, 1/4, डाल दे जरा, 1/4। तो कितना आंसर आ गया, 1/2। क्या आया 1/2, V1/V2 इज 1/2, यहां लिखते हैं V1/V2 इज 1/2, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2V1 इज इक्वल्स टू V2। इससे क्या पता लगता है, इससे क्लियरली ये पता लगता है कि सेकंड वाले का पोटेंशियल फर्स्ट वाले के पोटेंशियल के डबल है। तो क्या समझ आया, पोटेंशियल किसका ज्यादा हुआ, सेकंड वाले का। सो पोटेंशियल ऑफ सेकंड स्फीयर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। तो चार्ज कहां से कहां जाएगा, सेकंड वाले से फर्स्ट पे। बन गया कंसेप्ट, करो ये वाला नोट इतने आप लोग, मैं ये लेफ्ट साइड रब करता हूं।
कंसेप्ट यही रहेगा आप लोगों का। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज समझ आ भी गई होगी। चलो, ये दोनों क्वेश्चन 2016 में आए हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ऐसे क्वेश्चन करते रहो, बहुत सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे आप लोगों के। इतना पूरे साल में नहीं पढ़े होगे। मैं बहुत सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ ये चीज, मेजोरिटी तो पढ़ी नहीं है इस बार। आधों को समझ नहीं आया, आधे बहानेबाज और आधे मस्तीबाज, बट पढ़े नहीं। कंक्लूजन ये था। बट अब आप लोगों को 45 डेज के अंदर, 50 डेज के अंदर इतना पढ़ा दूंगा कि इतने आप पूरे साल में नहीं पढ़ोगे। हो गया, ये डन है। आगे बढ़े। चलो, अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन इज दिस। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, सारे तगड़े क्वेश्चन है ये है आपका 2017 का क्वेश्चन है। लिखते रहो सीबीएसई 2017 क्रॉस चेक करना, किसी को करते रहना। बच्चे कहते ये तो है ही नहीं। वो कहते हैं टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू V volts with the switch S, ठीक है, closed, switch S closed। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लोज और ओपन। द स्विच इज नाउ ओपन। चलो इतना एक पहले ही काम करते हैं, इसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। सॉरी, यहां पे स्विच है, ये ए है, ये आपका बी है। फाइन, इतना समझ आता है मेरे को। अगर एक चीज समझो, आगे क्या बोलता है वो काफी कुछ बोलता है आगे। वो कहता है स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा। फाइन, ठीक है, देखते हैं। ये काम हो रहा है ओपन होने के बाद, याद रखनी है चीज। Find the ratio of total electrostatic energy stored in both capacitors before and after the introduction of dielectric। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चों। अगर मैं नहीं करवाऊंगा या आप पढ़ के नहीं जाओगे तो पेपर में नहीं होता ये। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ आप लोगों को। करके जाओगे तो होगा, पेपर में जाके इतना दिमाग लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है इसका। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई लेवल पे अच्छी चीज है। इस लेवल का जेई में भी कई बार फंस जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, ये कुछ सिनेरियो है। पहली बात तो वो कह रहा है बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और उसने क्लियरली मेंशन करा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब तक इंसर्ट नहीं हुई थी, इंट्रोड्यूस नहीं की रही थी, स्विच क्या था, क्लोज था। स्विच अगर क्लोज होगा बच्चों, इस स्विच को क्लोज कर दूं, ये दोनों किसमें नजर आ रहे हैं आप लोगों को, पैरेलल में। आइडेंटिकल बोले बच्चों, ये गड़बड़ मत कर देना, उल्टा सीधा इसका सी ए और सी बी ले लो, ऐसा मत करना। आप सीधा लिखोगे जो दोनों का कैपेसिटर है सी ए और सी बी दोनों इक्वल है, किसी एक कैपेसिटेंस के सी के इक्वल आ गया। दोनों किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पहले तो Cp कितना आ जाएगा आपका, 2C आ जाएगा। C प्लस सी कितना लिख दोगे, 2C। पैरेलल में क्या होता है, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी किया है। आप सीधे इसकी एनर्जी निकाल दो, ठीक है। U1 फर्स्ट केस है, हाफ CV स्क्वायर इज द फॉर्मूला, हाफ CP V स्क्वायर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 2C इंटू V स्क्वायर। बच्चों कितना आ गया, CV स्क्वायर आ गया। फर्स्ट केस की एनर्जी हमारे पास आ गया। फाइन, अब बात आती है बढ़िया वाली। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसने क्या करा, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट लगने वाले हैं यहाँ पे। वही कंसेप्ट लगेंगे जो मैंने आप लोगों को बोला था एनर्जी के केस में कांस्टेंट ढूंढना होता है ना, आपको आते ही बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी आप लोगों को, वही लगेगी यहाँ पे। अब देखना कैसे मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। अब इंट्रोड्यूस कर दिया उसने डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों में, और स्विच को कर दिया ओपन। बच्चों स्विच ओपन हो गया तो ये दोनों पैरेलल में तो कनेक्टेड है नहीं, इतना तो आपको समझना होगा। पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है क्योंकि कोई चार्ज फ्लो नहीं होने वाला। होगा क्या, ये वाले दोनों केसेस अलग अलग बनेंगे। अब दोनों की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज आएंगी, कंसेप्ट भी डिफरेंट लगेंगे। क्यों, रीजन समझाता हूं। जब ये स्विच ओपन हो चुका तो इस बैटरी से कोई भी चार्ज इधर तो जाएगा नहीं, राइट, इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये तो ओपन है। बट ये चार्ज इधर तो जाएगा, कुछ ना कुछ चार्ज इधर तो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं बेसिकली कि इसका जो कांस्टेंट है क्या होगा, पोटेंशियल। क्या कांस्टेंट है इसका बच्चों, पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर सप्लाई से कनेक्टेड है। बोला था ना मैंने आप लोगों को, बैटरी कनेक्टेड में क्या कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल। चेक कर सकते हो, आते टेबल इसी वजह से बनवाई थी और बोल दिया था आती कि आपके उसी पे क्वेश्चन आएंगे, और बोर्ड के क्वेश्चन है सारे सारे। लिखा हुआ है 2017 क्या बनेगा। जो आपका यूए है उसके लिए आप क्या लिखने वाले हो, चलो पहले आप लिख दोगे क्या, सिंस
क्या लिखोगे इसके अंदर? पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस ए इज कांस्टेंट। आगे आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज स्टिल कनेक्टेड टू दी पावर सप्लाई। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यू ए लिख देते हैं, हाफ पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हाफ सी ए वी ए स्क्वायर, हाफ सी ए वी ए स्क्वायर। देखो अब आप चेक करो, जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो बैटरी कनेक्टेड वाला वही अपनी टेबल निकालो, उसमें देखो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे बैटरी जब कनेक्टेड होती है तो क्या फर्क पड़ता है? लगाओ, यू ए इज इक्वल्स टू हाफ सी ए, सी ए की जगह क्या डाल दोगे? कापा सी ए। क्या डाल दोगे? कापा सी डाल दो, सीधा कापा सी, क्योंकि पहले जो कैपेसिटेंस था वो कितना मान रखा हमने? सी। अब चेंज होके वो सी ए हो चुका है और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब दूसरे केस पे आओ बच्चों, इस पे क्या ये चार्ज वहां पे मतलब पोटेंशियल का कनेक्टेड है? नहीं है, पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, बैटरी कनेक्टेड कहाँ है इससे? क्योंकि ओपन स्विच हो गया। बैटरी कनेक्टेड नहीं होती बच्चों तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? बताया था, चार्ज। जब बच्चों चार्ज कांस्टेंट होगा आप लोगों का तो यू भी क्या निकलेगा? चार्ज कांस्टेंट का कंसेप्ट लगाओ, क्या होगा? क्यू स्क्वायर बाय 2c, यही लगेगा ना। अब ये देख लो कि क्या क्या था, क्या क्या फॉर्मूला लगना था उसके अंदर, कि जब आपकी बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो किस तरीके से आपका चार्ज वेरी करता है और किस तरीके से आपका कैपेसिटेंस वेरी करता है। तो वही चीज देखो उठा के, क्या लगेगा? क्यू स्क्वायर है आपका, क्यू ए स्क्वायर ले लो, यहाँ पे भी क्या ले लो? सी ए, क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है। क्यू की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों का? अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ यहाँ पे, किस तरीके से कंसेप्ट बनेगा यहाँ पे। अभी उसकी जगह वैल्यू शैल्यू भी पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। आगे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ क्यू की जगह क्या आ जाएगी? आपने जब बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी है उसके इसमें क्या रहता है? ये कांस्टेंट, तो ये क्यू स्क्वायर ही आ जाएगा। मैं स्टार्टिंग में मानो जो था उसका क्यू था, और अपॉन में 2ca, ये तो कापा सी नॉट ही रहता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारे को ये चीज समझ आती है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यू की जगह आप सीवी डाल सकते हो ताकि रिलेशन हमारा सेम आ जाए। यहाँ पे वी ए है, वी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वी। अब आप क्यू की जगह सीवी वगैरह पुट कर दो, सी नॉट वी स्क्वेयर, तो आपका रिलेशन इसके साथ कुछ ना कुछ आपका मैच कर जाएगा। तो ये भी डाल देते हैं, यू बी इज इक्वल्स टू हाफ सी नॉट वी स्क्वेयर, मतलब सी नॉट स्क्वेयर वी स्क्वेयर अपॉन कापा सी नॉट, इससे ये गया, यू बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? हाफ सी नॉट वी स्क्वेयर कापा। बस अब आप लोगों को क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करना होगा। ऐड करते हैं, यू टोटल, क्योंकि ये भी आ चुकी है। फर्स्ट केस में तो सीधी सीधी यही थी ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया था, मतलब ऐड तो मैंने किया था। तो यू टोटल कितना आएगा? यू ए प्लस यू बी, वैल्यू डाल देते हैं। एक आई है हाफ कापा सी वी स्क्वायर। बच्चों लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का? मैंने कहा था अगर खुद यहां पे नहीं करके जाओगे तो वहां होना तो बहुत मुश्किल है। और क्या रह गया? 2 सी नॉट वी स्क्वायर, सी नॉट दोनों जगह ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां भी सी नॉट ले लो, यहां भी सी नॉट ले लो, अपॉन में कापा। बस अब आप लोगों को क्या करना होगा? जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो और खत्म करो। हाफ सी नॉट वी स्क्वायर इज कॉमन, क्या बचेगा? कापा प्लस 1 बाय कापा, कापा प्लस 1 बाय कापा। रिलेशन किसका निकालना है आप लोगों को? काफी बड़ा क्वेश्चन था। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर मतलब आपको U1 अपॉन UT करना है। UT लिख लो या U2 लिख लो, U2 लिख लो। अगर हमने पहले को 1 किया ऐसे U2 लिख लेते हैं, सेकेंड केस तो यही है। बस अब आप क्या करोगे? U1 अपॉन U2 कर दोगे, वैल्यू निकाल लेना। सी वी स्क्वायर आप सी नॉट वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। मैं सी नॉट लू, यहाँ पे सी नॉट कर देता हूं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब जब आगे करेंगे इसे, वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, बच्चों मैं सी नॉट भी लिख सकता हूँ, सी नॉट लिख देता हूं,
कापा 1 प्लस कापा, जो उड़ रहा है उड़ा दो, u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू 2। यहां वाला कंसेप्ट चलो मैं अभी इसे और सॉल्व कर दूं, वैसे इतना छोड़ दो कोई नहीं, बाकी थोड़ा और सॉल्व करना एलसीएम लेके आपकी श्रद्धा है, 2 कापा वगैरह जो भी आएगा आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आया आप लोगों का एक रिलेशन, जो कि ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन था और आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल समझ आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग ले लो स्क्रीनशॉट, रिवाइंड करके देखना है रिवाइंड कर लो, पॉज करके नोट करना है पॉज करके नोट करो। अब मैं कर रहा हूँ इसे रब, ठीक है, पॉज करके कर लिया करो। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि लेवल क्या है, मैं वही चीजें उठा रहा हूँ। आप ये तो एटलीस्ट करके जाना ही जाना बच्चों, इतना तो करके जाना ही जाना होगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को फिजिक्स में कुछ करना है। बहुत गंदे पेपर आ रहे हैं, चेक कर सकते हो आप लोग। और ये मत सोचना बच्चे ये भी अफवाह फैला देते हैं कि कोविड था तो सीबीएसई इजी पेपर बना देगा, ये कर देगा वो पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, पहले बोल रहा हूँ। ये बच्चे अपने मन को बहलाने के लिए हवाएं फैलाते रहते हैं, अफवाहें उड़ाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने जैसा लेवल सेट करना है वो वैसा ही लेवल सेट करेंगे। पहले बोल रहा हूँ, पहले भी ये इस साल जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें भी बच्चे कह रहे थे यार 18-19 में बड़ा टफ है, 20 में इजी देंगे। 20 का इतना फाड़ा पेपर दे दिया उन्होंने कि बच्चे रो रो के वापस आ रहे थे। आप अपने सीनियर से पूछना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। चलो ये तो बढ़िया, ये तो करा रखा है, थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा मुझे भी। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, वो इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस। नहीं करवा रखा, करवाते लो। वो कहता है एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे चार्ज कर दिया मैंने किसी बैटरी के थ्रू, चलो चार्ज करते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन आपका 2019, लिख लो बच्चों 2019 का क्वेश्चन है ये। 18 में कैपेसिटर का ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं हुआ था ऐसा, उसमें गॉस वगैरह ज्यादा घुसी हुई थी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपका वो कह रहा है एक कैपेसिटर है, हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसे चार्ज कर दिया। मैं कह रहा हूं उसका चार्ज हो गया आपका Q हो गया, Q इसका तो CV होता है, ठीक है फाइन, समझ आता है इतना हमारे को। उसके बाद वो क्या बोलता है, इट इज डिस्कनेक्टेड, इसे डिस्कनेक्ट कर दिया एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, फिर अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया ऑफ सेम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस उसका भी सेम है। अगर इसका C कैपेसिटेंस है, जो अब नेक्स्ट डायग्राम बनेगा बच्चों नेक्स्ट स्टेटमेंट का, ये तो एज इट इज है, इसके साथ एक और आएगा जिसका कैपेसिटेंस भी क्या है सेम है। बच्चों होता क्या है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज क्या होगा, इक्वली शेयर हो जाता है। चार्ज क्या होगा, इक्वली शेयर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका चार्ज अब कितना रह गया Q/2 और यू कैन से CV/2, तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा Q/2 और CV/2, एक ही बात है, याद रखना दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है तो चार्ज इक्वली शेयर हो गया। अब वो उसके बाद क्या बोलता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑन द सिंगल कैपेसिटर। वो ये कह रहा है आपको रेशियो किस चीज का निकालना है, कॉम्बिनेशन का, किसके साथ, कॉम्बिनेशन की एनर्जी का, जो कि कॉम्बिनेशन की एनर्जी आई है जो इन दोनों की आएगी, और जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी वो जो कि यहां से आएगी। सिर्फ इतना रेशियो निकालना है। हम एक काम कर सकते हैं, U1 निकाल दे, कितना आएगा हाफ CV², इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा, हाफ CV²। इस केस को निकालना पड़ेगा आप लोगों को, एनर्जीज निकालने, दोनों एनर्जीज को क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड। तो क्या करोगे, Q²/2C प्लस Q²/2C। अब आप इस Q की वैल्यू पुट करो तो आप लोगों का आंसर सही आएगा। वो जो एक कंसेप्ट स्टार्टिंग में दे दिया वो ब्रह्मास्त्र है आप लोगों के लिए, हर जगह वो लगेगा, बस याद रखना होगा आपको कि क्या सेम है, बस वो ढूंढो। तो Q की जगह मैं पुट करूंगा, आप देखना आप सही बनेगा। Q की जगह सीधा सीधा पुट करूंगा CV/2 का होल स्क्वायर, और एक 2 तो है ही अपॉन में, प्लस यहां पे भी CV/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय CV/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये चीज आ जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा मेहनत करी जाए। C² V² अपॉन में 2C है ना, एक C से C उड़ा देना बच्चों,
एक सी से सी तो आपका क्या होगा, उड़ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आएगा 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस सी वी स्क्वायर बाय 8। थोड़ा सा और सॉल्व करो, u2 टू इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर बाय 8 को कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 आएगा। खुद ही सोच लो यार, 2 इंटू 2 है ना, तो क्लियर क्लियर यही बनेगा। तो क्या आएगा, सी वी स्क्वायर बाय 4। कितना आ गया, सी वी स्क्वायर बाय 4। छोटी सी कैलकुलेशन आप लोगों को सिर्फ करना है, क्यू की जगह सी वी बाय 2 पुट करना है और इसे सॉल्व करना होगा, सी से सी उड़ जाएगा और ये आप लोगों का सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। उसने रिलेशन रेशियो किसका पूछा बच्चों, कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी। ये कॉम्बिनेशन है तो आपको बेसिकली निकालना है u2 अपॉन u1। u1 अपॉन u2 नहीं पूछा उसने, u2 अपॉन u1 पूछा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन का रेशियो इनिशियल के साथ, तो कॉम्बिनेशन का रेशियो, कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर अपॉन 4, इनिशियल की वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर, कितना आ गया 1/4। तो कॉम्बिनेशन की एनर्जी इनिशियल एनर्जी से 4 टाइम्स कम है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में चला होगा। ये क्वेश्चन था आपका 2019 का। आई थिंक अब तक सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि लेवल क्या है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, साइड हो जाता हूं, ये कर लो आप लोग नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज लेके नोट कर लो, मैं कर रहा हूं रब फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का सीबीएसई के सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ था लास्ट ईयर 2019-20 का, उसका क्वेश्चन है ये। आपके सामने डायग्राम आ गया होगा, फाइंड टोटल एनर्जी इन द कैपेसिटर इन द सर्किट। जो भी है टोटल एनर्जी आपको निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब बच्चों वाला हलवा क्वेश्चन बोलते हैं इसे। चलो ये आपका सीबीएसई सैंपल पेपर है, सीबीएसई एसपी लिख रहा हूं मैं, सैंपल पेपर 2019-20 का, ठीक है। ये लिख लेना आप लोग, आपको पता लग जाएगा कितनी इंपॉर्टेंस कौन से टाइप के क्वेश्चन की रहती है। आपके सामने कुछ सर्किट ऐसा सा है, फटाफट से ड्रॉ कर देता हूं सर्किट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कुछ सिनेरियो बनता है बच्चों, ये कुछ आ गया। अब इसकी पूरी टोटल एनर्जी निकालने सिंपल सा तरीका, आपको दो ही चीजें दिखाई दे रही होंगी, एक कैपेसिटेंस मतलब सी की कोई वैल्यू आएगी और एक वी। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सी और वी यूज होता है, डायरेक्ट इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती, सीधा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। 3 फॉर्मूले, दिमाग घूमता कौन सा लगे, पहले ही बता दिया आप लोगों को। सी दिख रहा है, वी दिख रहा है, ये उठा के लगा देना है। तो सी निकालनी है मतलब इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। सर्किट को सॉल्व कैसे करिए, लेट मी एक्सप्लेन। हमेशा याद रखना सर्किट को जहां भी टर्मिनल कनेक्टेड हो उसके अपोजिट साइड से, बैक साइड से स्टार्ट करो। अब होगा कैसे ये चीज समझाता हूं। ये और ये किसमें दिखाई दे रहे हैं क्लियरली आप लोगों को पता है, ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में। किसमें होंगे, सीरीज में। अगर इतना नहीं समझ आता, बहुत सिंपल है, यहां से एक चार्ज को फ्लो करवाओ। एक चार्ज यहां जाएगा Q1 मान लो, एक जाएगा Q2। अब ये Q1 यहां पे भी तो जाएगा, तो दोनों के क्रॉस चार्ज क्या हो गया, सेम। अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है रिवीजन की, कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल समझा रखा है, उसमें 2 पॉइंट लिखे थे, चार्ज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज सेम है मतलब किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। उठा के लगा दो, क्या दिक्कत है। क्या करोगे, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। माइक्रो में बाद में लगाऊंगा अभी। तो सॉल्व करो, इसे सीधा आंसर आएगा 1 माइक्रोफैरेड, क्योंकि एलसीएम लोगे 1 + 1 आएगा, 2/2 कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। अब आप क्या करोगे, पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, इस डायग्राम को रिप्लेस करके न्यू डायग्राम बनाओगे। तो उसमें क्या होने वाला है, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बना रहा हूं अभी। चलो मैं पूरा ही बना देता हूं फटाफट से। जिसको आता है वो बच्चे पॉज करके करे, और मैं जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसके साथ मैच कर लेना। बनाओ, जिसको आता है खुद करो, पॉज करके करो। बाकी अगर मेरे से स्पीड से कर सकते हो कर ही लोगे, क्योंकि मैं तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ समझा के। तो साथ के साथ लगे रहो, रुकना नहीं है। ये अब आपका रिजल्टेंट सर्किट बन गया, सिंपल।
ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं आप लोगों को? क्लियरली पैरेलल में। अब ये कैसे पता लगा? अगेन यहां से एक चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करा दो, Q1 होगा, ये Q2 होगा, दोनों के अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना जाएगा चार्ज? Q1 जाएगा, उसके अक्रॉस कितना जा रहा है? Q2 जाएगा। तो क्या होगा? दोनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? सीधा सीधा ऐड कर दो। सीधा सीधा ऐड करने का मतलब क्या है? Cp इज इक्वल्स टू 1 + 1 2 माइक्रोफैरेड। अब रिजल्टेंट सर्किट दोबारा ड्रॉ करो। हाँ मेहनत है बच्चों, सरदर्दी है, लेकिन मार्क्स भी चाहिए हमें, तो क्या करेंगे? एक और सर्किट बनाएंगे। बना लो, प्रैक्टिस होती है बढ़िया सी। और मैं करवाई आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हूं कि आप बोर्ड्स में कैसे लिखने वाले हो। बाद में मार्किंग स्कीम क्या होती है, ये है वो, बहुत सारी चीजें समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, स्मार्टली पढ़ाई करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या करके आना है और कैसे करके आना है। अब बच्चों रिजल्टेंट यहाँ कुछ ये बचेगा 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड। अब तो बहुत सिंपल रहेगा यार, यहां से चार्ज को फ्लो कराओ, ये यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, दोनों किसमें कनेक्टेड हो गए आपके? ये दोनों किसमें आ गए आपके? सीरीज में आ गए। तो क्या करोगे? 1/CS नहीं लिखोगे बच्चों, CS डैश लिखोगे। याद रखना, ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। CS आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो आपको यहाँ पे CS डैश लिखना होगा। तो CS डैश कितना आएगा? 1/2 + 1/2। घुमा फिरा के आंसर कितना आने वाला है? CS डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइक्रोफैरेड। कितनी वैल्यू आएगी? 1 माइक्रोफैरेड। इतना तो कर ही सकते हो। अगेन रिजल्टेंट सर्किट बना दो, क्वेश्चन हो गया खत्म नियरली। तो ये तो बनेगा बच्चों, पूरा बोर्ड ही कवर हो गया, बट फाइन, कंसेप्ट आना चाहिए आप लोगों को। 6 वोल्ट, ये 1 माइक्रोफैरेड, और जो ये इन दोनों को सॉल्व करके आया वो भी कितना है? 1 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों किस में नजर आ रहे हैं आप लोगों को? क्लियरली दोनों किस में है? पैरेलल में। 1 + 1 कितना हो गया? 2। कर दो खत्म। तो Cp डैश, बच्चों Cp मत लिख देना, 1 + 1 कितना आएगा? 2 माइक्रोफैरेड। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। बस उसके बाद तो कैपेसिटी खत्म हो गई, इसके बाद और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये कितना आ गया? रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। तो एनर्जी हाफ CV² लगा दो, हाफ CV। फाइनली कितना है C की वैल्यू? 2। V², V कितना है? 6, 6 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 36 जूल्स। ये था आपका न्यूमेरिकल, जो किसी वैसे ने अपने सैंपल पेपर में डाल रखा था। बड़े बच्चों आगे कर लो नोट, साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके नोट कर लो। अब मैं रख कर हो गया, बस थोड़ा सा रह गया, अब तो 1-2 क्वेश्चन रह गए आप लोगों के, बाकी तो सारा कंप्लीट ही हो गया। क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, बहुत सिंपल है। वो कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऑफ थिकनेस T, करवा चुका हूं ये मैं, ऑफ थिकनेस T एंड एरिया A इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, हमें ये चीज समझ आती है। ईच ऑफ एरिया A ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, ये भी समझ आता है। एरिया उसका A था, बीच में हमने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रख दिया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, थिकनेस T है। अब वो ये कह रहा है कि थिकनेस स्मॉलर है किससे? D से। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, कर नहीं चुके है क्या? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन इट, पूरी की पूरी डेरिवेशन बढ़िया से कराया, उसके लिए पोलराइजेशन भी कराया था। जिसने नहीं कर रखा पिछला लेक्चर देखो जाके। लेकिन एक चीज और है जो वो पूछता है, वो बढ़िया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय पैरेलल प्लेट, सॉरी कॉपर प्लेट ऑफ सेम थिकनेस। ये बढ़िया बताता हूँ आपको, ये अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन। कि वो कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर मैं रिप्लेस कर दूं कॉपर से, तो क्या होगा? कॉपर इज बेसिकली कंडक्टिंग ना, कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो अपने पास 2 फॉर्मूले हैं, दोनों डिराइव करा रखे हैं, देख सकते हो पीछे। ये होता है कंडक्टर के केस में एप्सिलॉन नॉट D - T, क्योंकि उसने कहा है जो कॉपर स्लैब इंसर्ट कर रहे हो उसकी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉपर के लिए, और ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक के लिए। एक सिंपल सा अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि पहले वाली जो डेरिवेशन है वो कर लोगे, मैं सीधा ही इफेक्ट वाली बात पे आ रहा हूं। इन दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा? कैपेसिटेंस कौन सा ज्यादा होगा? क्लियरली इट इज क्लियरली एविडेंट, ये वाला कैपेसिटर जो कॉपर के केस में Cc लिख रहा हूं, ये डाइलेक्ट्रिक के केस में Cc इज क्लियरली ग्रेटर देन Cd। रीजन क्या है? इसके डिनोमिनेटर में प्लस का फैक्टर आ चुका है, मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके डिनोमिनेटर से? इसके डिनोमिनेटर से। जब इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा? सोच लो ये चीज। एक एग्जांपल दूं, चलो देता हूं। मैं कह रहा हूं
एप्सिलॉन नॉट ए वो तो कांस्टेंट है आपका। इस केस में मैं कहता हूं डी माइनस टी की वैल्यू आ रही है, सपोज करो 20, कुछ भी ले ली मैंने, ठीक है, और टी बाय कापा है, प्लस है, मतलब कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैं कह रहा हूं टी बाय कापा की वैल्यू आ गई है 5, लेट अस अज्यूम दिस, कितनी वैल्यू आ रही है 5। अब मैं अगर इसकी वैल्यू लिखूं, सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 20 प्लस 5, कितना समझ आता है, एग्जांपल से समझा रहा हूं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 20। अब एक चीज देखो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 25 और वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 20, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कम नहीं हो जाएगी। कुछ सोचो, रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल के लो वो भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, कई बार पूछ ले, क्या पता सीपी अपॉन सीडी कितना हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, अगर मैं सिर्फ ये डायरेक्ट वैल्यू जो एग्जांपल लेके पुट कर रहा हूं, अगर उसकी बात करोगे तो कितनी आएगी, ये कितना आ रहा है 20 और वो कितना आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 25, इससे ये कैंसिल, कितना रेशियो आएगा 25/20, तो सीपी कितने कॉरेस्पॉन्डिंग 25, सीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग 20, क्लियरली सीपी उससे ज्यादा है, दिख रहा है यहाँ से। रेशियो निकाल लो 5/4 आएगा, तो उससे भी क्लियरली पता लगता है कि सीपी आपका ज्यादा बनता है। तो याद रखना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हटा देते हैं, कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है। और ये भी याद रखो, कंडक्टिंग स्लैब के केस में आपका कैपेसिटेंस मैक्सिमम रहता है, ठीक है। टू आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर्स, ओके फाइन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी बढ़िया से कर लो। सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, बाकी और भी होंगे, आप लोग अपने सैंपल पेपर्स करो, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहो यार, मेरे भरोसे पास तो बड़े आराम से हो जाओगे 40 प्लस लेके आउट ऑफ 70, लेकिन जब आपको सब कुछ याद हो और सब कुछ समझ आया। अब वो कहता है टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स ए एंड बी हैव रेडियाई आर एंड 2r रिस्पेक्टिवली, ठीक है, बना लेते हैं। एक स्फीयर है आपका जिसका रेडियाई है r, एक आपका बी है जिसका रेडियाई है 2r, यहां तक हमें समझ आता है। द चार्ज इज सेम क्यू, दोनों पे चार्ज क्या है वो सेम है। अच्छा, फाइंड विच ऑफ द टू स्फीयर्स हैव ग्रेटर कैपेसिटेंस, दोनों में से कैपेसिटेंस किसका ज्यादा है, और सेकंड को पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कैपेसिटर। दोनों केस में बेसिकली ये पूछ रहा है किसमें कैपेसिटेंस ज्यादा और किसमें एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक डेरिवेशन है छोटी सी, यहीं पे करवा देता हूं। वो होती है आपकी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, चलो ये भी करवा देते हैं, ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सिंपल फॉर्मूला होता है, देखो C इज इक्वल्स टू होता है अपना Q बाय V, राइट, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, और किसी भी चार्ज के लिए या मेटल स्फीयर के लिए आपका ये कितना होता है KQ बाय R, ये क्या होता है KQ बाय R पोटेंशियल, ये पहले भी यूज कर चुका हूं मैं। और बच्चों K खुद क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K तो खुद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So basically you can observe that capacitance is directly proportional to radius, means जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, रेडियस किसका ज्यादा है आप तो समझदार हो, तो यू कैन क्लियरली राइट CB, कैपेसिटेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ A, बिकॉज इसका रेडियस क्या है ज्यादा है। इससे पहले ये लिख लो सिंस C इज प्रोपोर्शनल टू R, तो देयरफॉर ये लिख सकते हो, ठीक है। और एक स्टेप और लिखना है, लिख लो, पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। पहले ये स्टेप लिखोगे, सिंस दिस इज दिस, देन एंड 2r, या ऐसे लिख दो, इज दिस, देयरफॉर CA इज लेस देन CB, इतना सिंपल है। नेक्स्ट वो बोलता है एनर्जी डेंसिटी का रेशियो निकालो, एनर्जी डेंसिटी की डेरिवेशन करा रखी है, निकालते हैं वो भी, बस खत्म हो गया। सारे टाइप के, मतलब कुछ भी नहीं बचाया, डाइलेक्ट्रिक भी लगा दिया मैंने आप लोगों को, डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, सीरीज, पैरेलल, एनर्जी डेंसिटी, ये वो ब्ला ब्ला सब कुछ आ गया, और सारा कुछ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बस अब आप लोगों के ऊपर, आप लोगों ने कितना समझा और कितना करा। एक बार में नहीं समझ आया, दोबारा देखो 100% समझ आएगा। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, पहली बात तो यू, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का तो कोई जबरदस्त कुछ खास रोल होता नहीं है, होता ही नहीं है, छोड़ो, सीधा ई की बात करते हैं बच्चों। अब अगर ई की बात करें, ई क्या होता है, सीधा सीधा ई की बात करें, ए इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ये रिलेशन आप लोगों को पता है, एनर्जी डेंसिटी जस्ट आउट द स्फीयर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिलेशन सबको पता होगा। अब सिग्मा की अगर बात करें, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहां से अगर मैं वैल्यूज निकालने की स्टार्टिंग करूं, चार्ज तो दोनों पे सेम बोल रखा है, उसने क्लियरली बोल रखा है हैविंग सेम चार्ज, तो कहानी किस पे आ गई, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन पे आ गया। देखते हैं, एक वैल्यू पुट करता हूं, आप लोगों को समझ आएगी चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूं तो बेसिकली सिग्मा की जगह क्यू बाय ए आ जाएगा। इतना समझ आता है, ऑब्वियसली समझ आता है इतना। तो ये रिलेशन अब क्या बन जाएगा, u इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह ये वैल्यू डाल दो, क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, स्क्वायर है ना उसका, मैंने सबका स्क्वायर कर दिया, इससे ये उड़ा दो, u इज हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इसके बाद आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखोगे, सिंस q एंड एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट्स, ये तो कांस्टेंट्स हैं, तो आपका जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब जिसका एरिया ज्यादा उसकी एनर्जी डेंसिटी कम। एंड वी नो, क्या लिखोगे, वी नो जो आपका एरिया है वो ए का स्मॉल है बी से, क्लियरली दिख रहा है, ए वाले का स्मॉल है बी से, तो एनर्जी डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। सो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे और आप लोगों को आई थिंक कंसेप्ट समझ आ गए होंगे। आई होप आप लोग बढ़िया से फॉलो कर रहे हो और आप लोगों को मजा भी आया होगा। बाकी किसी को कनेक्ट करना है मेरे को, सब्सक्राइब वगैरह करते रहो, जो मर्जी करते रहो, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसी चलती रहेगी आप लोगों की पढ़ाई। आई होप आप लोगों को एक यूनिट की रिवीजन के अंदर समझ आ गया होगा कि किस लेवल का काम हो रहा है और आप लोगों को कितनी हेल्प इस चीज से हो रही होगी, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों के साथ शेयर करो यार, सबका भला करो प्लीज, क्योंकि इस ईयर काफी प्रॉब्लम हुई है कोरोना के चक्कर में, राइट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करेंगे और ये रिवीजन अच्छे से कर लेना, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार गो थ्रू कर लेना अपना रजिस्टर कि हाँ ये चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करी थी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।